चलिए बोर्ड पे देखो। कल ये डिस्कस हुआ रहा था क्लास में। ठीक है। भारत का कौन सा टॉपिक है? संवैधानिक विकास। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन के द्वारा जो रूल किया गया भारत पे, तो कौन कौन से एक्ट और कानून बनाए गए थे उस पर बातचीत चल रहा है। ये पीछे 5 और डिस्कस हो गया है कल के क्लास में। ठीक है। जिसका छूटा है वो आज जिसका वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, तो उसको देखकर वहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना है। और बाकी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाला गया था, उसको देख के पूरा कर देना है। यानी जब भी आगे पूछे कुछ सवाल और पूछे कौन नोट्स कंप्लीट है तो एकदम पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नहीं जब बीच बीच में छोड़ छोड़ के लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, फिर हम बैठा के लिखवाना शुरू कर देंगे। ठीक है। इसलिए जो काम जिस दिन दिया जाए उसको कंप्लीट करके लिख के तब पहुँचिए, तो थोड़ा सा बेहतर फील होगा क्योंकि पीछे की जानकारी रहेगी। ठीक है। तो ये सारा डिस्कस हो गया था जब कंपनी का शासन भारत पे चल रहा था। अब बीच में 1857 की क्रांति की घटना घटित हुई। इतिहास में इसके बारे में पढ़ेंगे। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और इस समय 1858 का पहले तो एक्ट लाया गया, और 1858 के एक्ट में ये व्यवस्था कर दिया गया कि अभी तक जो प्रशासन पे अधिकार कंपनी का था, यानी कंपनी प्रशासन को देखती थी, 1858 के एक्ट के बाद अब प्रशासन जो है वो कंपनी के देखरेख में नहीं होगा। अब ये प्रशासन सीधे किसके हाथों में चला जाएगा? क्राउन के हाथों में। क्राउन बोले तो वहाँ का जो हेड ऑफ द एस्टेट है, जैसे भारत में हेड ऑफ द एस्टेट राष्ट्रपति है, तो वैसे ही ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द एस्टेट है वो कौन है? वहाँ का क्राउन है, किंग है, राजा महाराजा आप जो भी कह ले वो है। बात समझ में आ रहा है? तो उसके हाथ में प्रशासन चला गया। अब उसके बाद से फिर वहाँ से वो अपना कार्य करना शुरू करेगा। तो आज के लेक्चर में हम 1858 के भारत शासन अधिनियम से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल ये पूरा डिस्कस हो चुका है। तो ताज या क्राउन का शासन, या इसी को हम क्राउन रूल के नाम से जानते हैं, 1858 से लेकर ये 1947 तक भारत में अब ताज का शासन चलेगा। यानी प्रशासन अब पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में होगा। ठीक है। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम थोड़ा सा बेसिक समझे तो इस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जब 1857 की क्रांति की घटना घटी उस समय या उसके बाद, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामेस्टन था। जैसे भारत के प्रधानमंत्री होता है वैसे ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री पामेस्टन था, जिसने 12 फरवरी 1858 को इसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से अगले नए जो प्रधानमंत्री वहाँ के बने, जिसका नाम था डर्बी करके एक व्यक्ति थे, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। इन्हीं के समय 1858 का एक्ट पारित हुआ, जिसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। मतलब इस एक्ट को पार्लियामेंट में या फिर वहाँ से अनाउंस किया गया, तो इसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र या फिर 1858 के एक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। तो 1857 की क्रांति घटना घटी, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? पामेस्टन। लेकिन जब ये कानून बना 1858 का, तो उस समय ये प्राइम मिनिस्टर कौन था? डर्बी। इसके बारे में प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब इसमें क्या विशेषताएं थी, इस कानून में क्या कुछ विशेष था उसके बारे में समझिए। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 की विद्रोह के बाद किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसके तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर, यानी अभी तक जो प्रशासन या शासन का अधिकार था कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। अपने हाथों में ले लिया मतलब ऐसे मत समझना कि कोई आया था यहाँ पे और हाथ में शासन, मतलब यहाँ का पूरा प्रशासन का अधिकार किसका हो गया? ब्रिटिश क्राउन का। तथा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड केनी। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, तो अब यहाँ से इसका मतलब भी नहीं कि गवर्नर जनरल का पद खाली हो जाएगा। जैसे अभी बोले कि हेड ऑफ द स्टेट भारत का कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए एक पूरा प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद की पूरी टीम है।
जो अपना काम करती है, राष्ट्रपति को सुझाव देती है, राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करता है। बात समझ में आया? तो इस तरह से पूरा ये फंक्शन चलता है। तो उस समय जब भारत में ये व्यवस्था नहीं थी वर्तमान वाली, तो उस समय गवर्नर जनरल हेड हुआ करता था, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता। इसके अंतर्गत 15-20 लोगों की एक मंत्री परिषद बनी हुई थी, जिसके माध्यम से ये अपना पूरा काम करता था। तो 1857 तक तो इसको गवर्नर, 1858 के एक्ट तक तो इसको गवर्नर जनरल बोला जाता था। आगे चलकर एक नया नाम ऐड हुआ जिसका नाम था वायसराय। तो ऐसा नहीं कि गवर्नर जनरल का ये पद खाली हो गया, इस बात को दिमाग में रखिएगा। व्यक्ति वही था, उसका नाम चेंज हुआ, क्या हुआ? वायसराय। अब इसको दो नाम से इसको जाना जाता था, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसका क्या मतलब है? वायसराय मतलब कि कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई। अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने एक प्रतिनिधि के तौर पे, यहाँ पे जब ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पे ये काम करेगा तब ये कहलाएगा वायसराय। और जब भारत के पूरे प्रशासनिक मामलों के और हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करेगा तब ये क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। इसलिए व्यक्ति एक ही है लेकिन नाम इसका दो है, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसलिए लॉर्ड कैनिंग हालांकि भारत का प्रथम वायसराय था, लेकिन ये गवर्नर जनरल एवं वायसराय दोनों था। ये बात लॉजिक समझ में आया? तो ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा तो वायसराय, और यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करेगा तो गवर्नर। आगे पढ़ेंगे हम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें ये बात कही गई कि 15 अगस्त 1947 से भारत पर से ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाएगी। भारत पर से ब्रिटिश शासन की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। तो ब्रिटिश शासन की समाप्ति होगी तो इसमें से कौन सा पद पहले जाएगा? वायसराय की गवर्नर जनरल? कंपनी की शासन अप्लाई हुआ तो कौन सा पद आया था? मतलब कंपनी का शासन गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन अप्लाई हुआ तो वायसराय आया था। अब ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर से समाप्त हुआ तो वायसराय का पद क्या हो गया? खाली हो गया। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद से भारत स्वतंत्र हो गया, यानी हम ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे। क्राउन का शासन की क्या हो गई? समाप्ति हो, तो वायसराय खत्म। लेकिन गवर्नर जनरल का पद अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट अभी भारत में चाहिए ना, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का चुनाव तो हुआ नहीं है। तो गवर्नर जनरल का पद अभी भी था। 15 अगस्त 1947 का देश आजाद हुआ। ब्रिटेन का लास्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ये अभी गया नहीं था लॉर्ड माउंटबेटन, ये जून 1948 के आसपास लॉर्ड माउंटबेटन भारत से क्या होगा? वापस जाएगा। उसके जाने के बाद से सी राजगोपालाचारी अगले गवर्नर जनरल बनेंगे। वायसराय का पद तो खत्म हो गया है, अगले गवर्नर जनरल बनेंगे भारतीय सी राजगोपालाचारी। फिर आगे भारत का संविधान बनेगा और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा, और लागू होने के बाद से गवर्नर जनरल का पद भी खत्म होगा और इसके जगह पे राष्ट्रपति काम करना शुरू कर देगा। तो ये पूरा इसका लॉजिक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय का। तो बहुत सारे किताब में आपको मिल जाएगा कि गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय कर दिया गया, या यहाँ पे भी लिखा है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, लेकिन ये साथ में दोनों काम करता था, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। नहीं तो फिर 1947 में जब वायसराय खत्म हुआ तो गवर्नर जनरल भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं खत्म हुआ क्योंकि अभी आगे व्यवस्था कंटिन्यू कर रही थी। ठीक है, आगे इसको एक स्लाइड में सारा दिखाएंगे हम। अभी फिलहाल इतना समझिए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1856 में आया था और इस समय गवर्नर जनरल भी वही था, तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय वही। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। कब आया था ये? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, जो अभी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कल भी बताए थे ना इसके बारे में, क्योंकि कंपनी का शासन और उसके पॉलिटिकल दोनों अलग अलग किया गया। तब यहाँ पे शासन खत्म, तो केवल उसको क्या करना है? व्यापार देखना है। तो व्यापार देखना है तो दोनों को खत्म कर दिए। एक नया पद भारत सचिव का सृजन किया गया, मतलब यहां से एक नया पद, वायसराय तो था ही, एक भारत सचिव का पद का सृजन किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर है तो उनका कैबिनेट है, अपना मंत्री परिषद है,
तो वैसे ही ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है, उसका भी अपना कैबिनेट है, उसी का ये सदस्य हुआ करता था। यानी भारत सचिव कौन बनेगा? जो ब्रिटेन का कैबिनेट का मेंबर होगा वही भारत का सचिव बनेगा। ठीक है। और भारत सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। ये सब कहाँ पे? ब्रिटेन में। क्योंकि यहां से गवर्नर जनरल वाइसराय जो भी काम करेगा, जो भी रिपोर्ट होगा, ये 15 सदस्यीय टीम या भारत सचिव इन सारी बातों को इकट्ठा कर फिर वहां पे महारानी को क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। हम ही समझा दिए, हम ही समझ दिए। बात समझ में आया? तो वाइसराय और सारी फंक्शन तो यहाँ पे काम करेगी, लेकिन वहां पे ब्रिटेन में एक भारत सचिव होगा, तो यहाँ के मुद्दों से सारे अवगत करवाएगा वहां की महारानी या वहां के क्राउन को। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था पूरा 1858 का भारत शासन अधिनियम। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो इसको स्लाइड को बाद में हम भेजेंगे, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में, यानी गवर्नर जनरल का जो परिषद हुआ करता था, इनका अपना कार्यकारिणी परिषद, जिसमें 10-20 लोग हुआ करते थे। इसमें पहले क्या होते थे कि सभी 2 प्रकार के लोग होते थे, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। मतलब कुछ लोग चुने हुए होते थे और कुछ लोग डायरेक्ट मनोनीत कर वाइसराय के द्वारा इसमें भेज दिया जाता। ठीक है। ज्यादातर पावर सरकारी लोगों की थी, गैर सरकारी तो वाइसराय उसको भेजा है, उनके पास पावर कम थी। फिर भी इस कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। कौन से एक्ट के बाद? 1861 के। 3 भारतीयों को शामिल किया गया। हालांकि ये तीनों भारतीय पहले गैर सरकारी थे। आगे चलकर 1909 का अधिनियम होगा जहां पे पहले सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त होगा। ठीक है। तो ये गैर सरकारी सदस्य के रूप में यहाँ पे नियुक्ति कर वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। अब इनकी शक्तियां वापस ली गई थी। मद्रास और बंबई की शक्ति कब वापस ली गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। बोलो ना जी, सुनो। बताए थे ना, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके उसको क्या, बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। ठीक है। तो यहां से वापस से उसको प्रदान। इसके द्वारा वाइसराय को आपातकाल में बिना कार्यकारिणी परिषद के सुझाव को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? जब प्रेसिडेंट का चैप्टर आएगा ना, तो फिर वहां पे इसको बढ़िया से समझेंगे ऑर्डिनेंस या अध्यादेश क्या होता है। फिलहाल इतना समझिए कि 1861 में व्यवस्था थी कि अगर कार्यकारिणी परिषद काम नहीं कर रही है और कोई कानून बनाना है, तो गवर्नर जनरल के पास इतना शक्ति है कि वो खुद से कानून क्या कर देगा? बना देगा। ठीक है। 1862 में तीनों प्रेसिडेंसियों में, तीनों प्रेसिडेंसी बोले तो कोलकाता, बंबई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों में किसकी स्थापना की गई? हाई कोर्ट की। कल बताए थे कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर ही रहा है। ये हाई कोर्ट की स्थापना होगी। वहां पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, तीनों जगह पे स्थापित हुई। इसमें से भी सबसे पहले पूछे तो सबसे पहले कहाँ पे? कोलकाता में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ पे स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ पे स्थापित हुआ था? कलकत्ता। ठीक है। तो ये था 1861 का अधिनियम। नेक्स्ट आएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। कुछ विशेष नहीं है, 1-2 बातें हैं। देखिए, इसके द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, अब मतलब कि जनता उसमें अपना वोट करती थी। हालांकि जैसे अभी है वयस्क मताधिकार का अधिकार कि 18 वर्ष से ऊपर जो भी है वो सब लोग वोट करेगा, ऐसा तो कोई अधिकार उस टाइम नहीं था, तो आज़ादी के बाद लागू हुआ है। ठीक है। तो इस समय फिर मतदान कौन करता था? तो मतदान करते थे इस समय कुछ पढ़े लिखे उद्योगपति या जो इलिट वर्ग के लोग होते थे। 5 से 6% आबादी को ये सिर्फ अधिकार मिला हुआ है। आम जनता को ये अधिकार नहीं मिला हुआ था। ये अधिकार मिलेगा आज़ादी के बाद। ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई 1892 के भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी परिषद में प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। बजट 1860 से भारत का बजट बनना यहाँ पे क्या हुआ? तैयार हुआ। ठीक है। बजट मतलब साल भर में
क्या इनकम होगा और उसको कैसे खर्च करेंगे, इसका पूरा जो लेखा जोखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो सरकार अपना बजट बनाती है अपने फाइनेंशियल ईयर में, जो 1 अप्रैल से क्या होता है, शुरू होता है और 31 मार्च को ये क्या होता है, खत्म होता है। तो सरकार अनुमान लगाती है कि साल भर में कहाँ कहाँ से कितना पैसा आएगा और फिर साल भर में ये कहाँ कहाँ पे हम ये पूरा पैसा खर्च करेंगे, इसका जो पूरा खाका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट। तो 1860 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बजट बनाना क्या किया था, तैयार किया। लेकिन वो अपने से बनाती थी, अपने से पारित करती थी, अपने से यूज करती थी। पहली बार इस पे बहस करने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार भारतीयों को क्या किया गया, प्रदान किया गया। कब, 1892 के भारत परिषद अधिनियम। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगला जो है इसमें 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या इसी को बोला जाता है मार्लिमेंटो सुधार। भारत सचिव का पद कब ऐड हुआ था? 1858 के एक्ट के बाद से आया था ना भारत सचिव, जिसका काम था कि वो ब्रिटेन में 15 लोगों की एक सदस्यीय टीम है, जहां से बैठकर वो किंग को सारी बातों को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मार्लिमेंटो सुधार, इसको मार्लिमेंटो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो तो मिंटो था, मिंटो, लॉर्ड मिंटो, इस समय यहाँ का ये गवर्नर जनरल या वाइसराय था, और ये जो मार्ले था इस समय ये भारत सचिव था। भारत सचिव का पद अभी पढ़े थे ना, तो ये भारत सचिव, दोनों के मिली भगत से ये कानून बना था, इसलिए इसको मार्लिमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आया? तो इसको मार्लिमेंटो रिफॉर्म या मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि निम्न में से किस कानून को मार्लिमेंटो सुधार, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, या फिर 1909 के भारत परिषद अधिनियम को ही मार्लिमेंटो रिफॉर्म के नाम से जाना। मिंटो इस समय का गवर्नर जनरल वाइसराय था और मार्ले इस समय का भारत सचिव था। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीयों को सरकारी सदस्य के रूप में कार्यकारिणी पर, सरकारी सदस्य के रूप में भारतीय कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया? कार्यकारिणी परिषद समझ में आ रहा है? जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर है तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और एक मंत्री परिषद है। क्या है भाई? मंत्री परिषद, यानी सारे मंत्रियों का क्या है? समूह है। तो वैसे ही उस समय गवर्नर जनरल अकेले काम नहीं करता था, उसके ग्रुप में जो लोग होते थे उसी को हम क्या बोलते थे? कार्यकारिणी परिषद। अब उससे सब लोग मिलजुल कर अपना काम करते थे। गैर सरकारी और सरकारी दो होते थे। तो पहली बार सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया पहले भारतीयों को 1909 के अधिनियम से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के नाम से इनको जाना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कार्यकारिणी परिषद में पहली दफा कब भारतीयों को शामिल किया गया, तो 1861 के एक्ट के माध्यम से 3 भारतीयों को शामिल किया गया था गैर सरकारी सदस्य के रूप में। लेकिन पहली बार सरकारी सदस्य के रूप में कब शामिल किया गया? 1909 के मार्लिमेंटो रिफॉर्म के बाद। वो व्यक्ति कौन थे? एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहां तक कोई दिक्कत? इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, अर्थात मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते। तो इस एक्ट में भले कुछ याद न रहे या न रहे, भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसी एक्ट के माध्यम से भारत में क्या हुई? शुरू हुई। और पहली बार जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र अलॉट किया गया वो किसके लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए। ठीक है। अब आगे एक अलग फ्रेश पेज पे समझाते हैं हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र और रिजर्वेशन, ये सब क्या होता है और इसका क्या मतलब था उस समय। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं अभी, इसको होल्ड करिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई 1909 के अधिनियम से। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके बाद जो एक्ट आएगा उसका नाम होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको बोलेंगे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार। तो मामला कुछ वैसा ही है, जो मार्लिमेंटो सुधार था वैसे ही मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार है। अब इसमें एगो होगा भारत सचिव और एगो होगा गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। तो जो चेम्सफोर्ड था ये था इस समय गवर्नर जनरल एवं वाइसराय, और मॉन्टेगो इस समय था भारत का सचिव। दोनों के मिली भगत या दोनों के प्रेजेंस में ये कानून बना था, इसलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो और 1919 के अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना। इस समय क्या हुआ इस एक्ट के माध्यम से? इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक, जैसे अभी मान लो कि भारत का संसद है, विधायिका समझते हैं ना, जहां पे कानून बनता है उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। तो अभी की संसद में द्विसदन है, नाम सुने होंगे, एगो लोकसभा है और एगो राज्यसभा है। तो इसको बोलेंगे कि भारतीय जो विधायिका है, केंद्र के विधायिका, वो द्विसदनात्मक है। मतलब वहां पे कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1909 के अधिनियम के माध्यम, 1919 के अधिनियम के माध्यम से। इससे पहले एक सदन या विधानमंडल के तौर पे काम करते थे। यहां से द्विसदनीय व्यवस्था की क्या हुई? शुरुआत हुई। कोई दिक्कत परेशानी? यही आगे चलकर आजादी के बाद से फिर लोकसभा और राज्यसभा के रूप में या फिर भारत की संसद के रूप में कार्य करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कौन सी शासन भाई? द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में क्या कर दिया गया? बांट दिया। प्रांत मतलब समझते हैं, जैसे अभी पूरा कंट्री है भारत, कोई दिक्कत परेशानी? तो भारत में अलग अलग राज्य हैं, अभी कितने हैं? 28। बिहार, यूपी, बंगाल, नाम सुने ही होंगे। ठीक, तो 28 राज्य हैं, कोई दिक्कत परेशानी? अब ऊपर एगो केंद्र में सत्ता शासन है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये लोग सब काम कर रहे हैं, बोलो ना जैसे। तो अकेले ये पूरा भारत नहीं चला सकते ना, 140 करोड़ की जनसंख्या को दिल्ली में बैठ के मैनेज किया जा सकता है? मुश्किल है थोड़ा सा क्या, बहुत मुश्किल है। तो अलग अलग राज्यों में भारत को बांटा गया है और राज्य का अपना पूरा सिस्टम बनाया गया कि चीफ मिनिस्टर होगा, गवर्नर होगा, फिर वहां के अपनी प्रशासनिक सेटअप होगा और वहां से वो राज्य अपना क्या करेगा? काम करेगा। तो वैसे ब्रिटिश के समय से ये व्यवस्था चलते आ रही है। ब्रिटिश के समय भी लगभग इस समय 9 प्रांत, 8 या 9 प्रांत थे। प्रांत मतलब बोले तो राज्य। 1935 के एक्ट के बाद से ये टोटल 11 प्रांत हो गए, जो आगे आजादी तक कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो प्रांत बोले तो राज्य। हम भी समझा रहे हैं, समझ रहे? अब ये जो प्रांत हुआ करते थे, इस प्रांतों में जैसे अभी सभी राज्य हैं, तो राज्य में सब एगो गवर्नर है, यानी राज्यपाल है ना भाई, राज्यपाल। और राज्यपाल फिर नीचे चीफ मिनिस्टर है और पूरा मंत्री परिषद है। जैसे वहां पे राष्ट्रपति को सपोर्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद है, वैसे यहाँ पे गवर्नर या राज्यपाल को सपोर्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर और पूरा मंत्री परिषद का ग्रुप काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम ब्रिटिश के समय में भी यहाँ पे गवर्नर हुआ करता था। बात समझ में आया? यहाँ पे अपनी विधायिका होती थी, विधायिका से ही कुछ लोग आगे चलकर गवर्नर, वहाँ पे जो गवर्नर जनरल के सब, जैसे यहाँ पे केंद्र में गवर्नर जनरल का अपना कार्यकारिणी परिषद था, वैसे स्टेट में भी गवर्नर का अपना क्या था? कार्यकारिणी परिषद था। जो सामान्यतः चुने हुए लोग जो आते थे, जो चुनाव के माध्यम से आते थे, वो सब किस में शामिल थे? कार्यकारिणी परिषद। अब इसमें हमेशा विवाद बने रहता था, क्योंकि गवर्नर तो ब्रिटिश का प्रतिनिधि है, बोलो ना जी, जबकि बाकी जो चुनी हुई लोग हैं, तो दोनों के बीच तो विवाद होगा ना। जैसे दिल्ली में आप देखते थे, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी सीएम थे, तो वहां पे क्या होता था? जो राज्यपाल है वो केंद्र के द्वारा क्या है? नियुक्त है, वो मोदी जी का आदमी है। जब उसके बैकेट में जाओगे तो जो चीफ मिनिस्टर और पूरा मंत्री परिषद है वो दूसरी पार्टी का है। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। जो राज्यपाल है, दिल्ली का केस अभी तो सब मामला, क्योंकि अब दोनों सेम पार्टी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे सेम पार्टी नहीं थी उस टाइम, तब तो दिक्कत होगा ही। गवर्नर किसका है? केंद्र सरकार का, मोदी जी का आदमी है, और इधर से अरविंद केजरीवाल, दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहा था। तो वैसे यहाँ पे भी था, राज्य का गवर्नर है, वहां पे कुछ चुने हुए उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, तो दोनों में मतलब वो विवाद होता था। तो इसमें बंटवारा कर दिया गया कि किस पे कौन काम करेगा। तो जो भी स्टेट का विषय था, विषय आप वो भी नहीं समझ रहे हैं, जैसे मान लो कि अभी केंद्र सरकार है, अभी राज्य सरकार है, तो संविधान में, अच्छा मान लो कि कृषि पे एगो कानून बनाना है, तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना, कृषि पे कानून मोदी जी बनाएंगे कि फिर नीतीश कुमार बनाएंगे।
बात तो मुद्दा बनता है ना। मान लो कि नीतीश कुमार भी कोई कानून बना दिए और उधर से वो केंद्र सरकार भी कानून बना दी, दोनों में विवाद हो जाएगा ना। मान लो कि शराबबंदी पे कानून बनाना है, इधर से नीतीश कुमार बना दिए, उधर से मोदी जी भी बना दी, तो दोनों तो क्लैश कर जाएगा ना। एजुकेशन पे कोई कानून, शिक्षा पे कोई कानून बनाना है, नीतीश कुमार को बोलेंगे कि नहीं ये व्यवस्था चलेगा, मोदी जी वो नहीं चलेगा, ये हमारा वाला चलेगा। क्योंकि कानून बनाने की शक्ति स्टेट में भी लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, पटना बिहार विधानमंडल, जहां से स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। सेंट्रल का भी अपना लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट, जहां से मोदी जी यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो दोनों में विवाद हो जाएगा ना, बोलो ना जी इसमें, जाहिर सी बात है ना भाई। इसलिए संविधान बनाने वालों के आगे संविधान में पढ़ेंगे तो दिमाग लगाया उन्होंने कि आगे फ्यूचर में आपस में लफड़ा फसाद ना करे, इसलिए बंटवारा कर दीजिए कामों का, कौन काम केंद्र करेगा, कौन सा काम राज्य करेगा, इसका बंटवारा कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक्सटर्नल अफेयर, जितना सेना ओना का मामला है, ये सब किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। कितना रफाल आएगा, कितना मिसाइल बनेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार डिसाइड। नीतीश कुमार थोड़े डिसाइड करेंगे कि 2 राफेल थोड़ा सा बिहार के लिए भी ला दीजिए। ठीक है, वो एक्सटर्नल मामला है, वो किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के, उसमें केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन स्टेट की पूरा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। बिहार पुलिस का परीक्षा कैसे होगा, कैसे दौड़ धूप होगा, कैसे पूरा व्यवस्था होगा, ये सब किसके हाथ में है? बिहार सरकार के हाथ में। मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ के, किसी विशेष परिस्थिति में हो सकता है, वो आगे आप समझेंगे, लेकिन मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ के इसके कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये किसका विषय है? स्टेट का। बात समझ में आया? तो वैसे ही राज्य को जो विषय दिया गया था तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो इसको बांट दिया गया कि कुछ ऐसे विषय होंगे जिसपे सिर्फ गवर्नर अकेले डिसीजन ले सकता है, और कुछ ऐसे विषय होंगे जिसमें गवर्नर बिना उनके कार्यकारिणी परिषद के सलाह से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसी को 2 वर्गों में बांट दिया गया। एक बोला गया आरक्षित विषय, और दूसरा हस्तांतरित। हस्तांतरित मतलब, आरक्षित मतलब जाहिर सी बात है उस पर गवर्नर जनरल अपना फैसला करेगा, हस्तांतरित मतलब ये भारतीय लोगों के सपोर्ट से। तो वित्त, भूमि, न्याय, पुलिस, समाचार पत्र, सिंचाई इत्यादि विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर एवं उसके कार्यकारिणी परिषद को था, जबकि हस्तांतरित इसमें शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण आदि शामिल थे। इस पे कानून बनाने का अधिकार मंत्रियों के सहयोग से बना सकता था। मतलब इसमें मंत्रियों को अधिकार दिया गया और इसमें पूरी तरह से गवर्नर के हाथ में काम सौंप दिया गया। हम ही समझा रहे हैं हमें। तो पैसा किस, वित्त, सबसे मेन तो यही है ना। प्राइम मिनिस्टर बन जाए मोदी जी और वित्त मंत्री राहुल गांधी को बना दिया गया, कितना भी कुछ कर ले, इधर से धड़ाधड़ ये योजना चलेगा, वो योजना चलेगा, वो चलेगा, पता चला कि वित्त मंत्री सब पैसे रोक के रखा हुआ है, एक भी पैसे नहीं रिलीज कर रहा है, तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। वैसे ये सब वित्त वगैरह जितने मेन मुख्य विषय थे, ये सब गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है, और बाकी जो लिस्ट इंपॉर्टेंट थे, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये सब बोला गया कि चलिए मंत्री संतरी आप लोग भी बने हैं तो इस पर थोड़ा सा आप भी काम करिए, लेकिन इसका कोई खास इंपॉर्टेंस इस समय था नहीं। तो एक ही क्षेत्र में 2 लोगों का शासन स्थापित हो गया। कुछ मामलों में वहां के मंत्री सब डिसीजन ले सकते थे और कुछ मामलों में गवर्नर डिसीजन ले सकता था। तो किसी क्षेत्र विशेष में, एक ही क्षेत्र विशेष में 2 लोगों का शासन अप्लाई हो जाना है, इसी को नाम दिया गया कौन सा शासन? द्वैध शासन। ठीक है, आगे चल के 1935 के एक्ट में पढ़ेंगे कि द्वैध शासन को प्रांतों से खत्म कर दिया गया और द्वैध शासन कहां पे लगा दिया गया? सेंटर में। सेंटर मतलब केंद्र में, केंद्र मतलब सेंटर में, मतलब जो गवर्नर जनरल टॉप पे बैठा हुआ है, वाइसराय, वहां पे। तो फिर इसका क्या मतलब निकलता है? केंद्र में लगा दिया गया द्वैध शासन, तो इसका मतलब आप क्या सोच पा रहे हो कि केंद्र का जो विषय होगा वो 2 भागों में बट गया होगा? बोलो ना जी, उसनो काय नहीं बोल। एक जो होगा पूरी तरह से वहां के वाइसराय के हाथ में होगा, दूसरा मंत्रियों के सहयोग से करेगा। जितना इंपॉर्टेंट होगा वो गवर्नर जनरल अपने पास होगा, जो उतना कम इंपॉर्टेंट होगा वो सब मंत्रियों को दे दिया गया। मुद्दा तो यही है ना। तो किसी क्षेत्र विशेष में एक ही साथ 2 लोगों का शासन अप्लाई हो जाना, इसी को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, ईसाई क्रिश्चियंस जो आए थे भारत में, इसमें सबको नहीं, जो भारत के ईसाई ट्रांसफर हुए थे, मतलब दूसरे धर्म से थे, उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। भारतीय ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी? अभी तो बदले पढ़े हैं भाई, पीछे वाला एक्ट कौन था?
1909 का एक्ट था पार्लियामेंटो रिफॉर्म, तो वहां से पृथक निर्वाचन प्रणाली के क्या हुई, शुरुआत हुई। कोई दिक्कत? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, किसको दिया गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र? मुस्लिम कम्युनिटी को। 1919 का अधिनियम में थोड़ा सा इसमें और सिखों को, भारतीय ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। क्या होता है अभी समझ आते हैं हम आपको, फिलहाल इतना दिमाग में रख। इस कानून के माध्यम से लंदन में, लंदन कहाँ पे? ब्रिटेन। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। एक नया पद और बनाया गया, उच्चायुक्त के कार्यालय। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन में एक उच्चायुक्त कार्यालय बनाया गया, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। लोक सेवा आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। जो अभी आप संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हैं, उसका गठन 1919 के अधिनियम से ही किया गया। इसके पहले होता था, सिविल सर्विस का परीक्षा होता था, अलग से कोई कमीशन नहीं था, पेपर होता था कहाँ पे? लंदन। लोग का सेंटर होता था लंदन, पेपर देने जाते थे। कुछ धुरंधर भारतीय इस एग्जाम को दिए, पास भी हुए, ठीक है, मतलब अच्छे खासे। जैसे बिहार के ही कौन थे जो रैंक 4 पे पास हुए थे, ठीक है, तो थे वैसे बहुत सारे लोग थे जो एग्जाम। लेकिन लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद से 1922-23 ईस्वी के बाद से भारत में भी एग्जाम कंडक्ट होने लगा। कहाँ पे? प्रयागराज या इलाहाबाद में, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का यहीं पे गठन होगा। फिर आगे चलकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन। इसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग, मतलब राज्य के बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दी। कहने का मतलब अभी तक जो बजट आता था, सरकार जो बजट बनाती थी, वो केंद्र का बजट, केंद्र मतलब समझ रहे हैं, केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट सब एक में होता था। मतलब राज्यों का जितना इनकम एक्सपेंडिचर है, आय और व्यय है, और केंद्र का जितना भी आय और व्यय है, इस सबको इकट्ठा करके एक मुकम्मल बजट बनता था। लेकिन 1919 का अधिनियम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के सुधार में व्यवस्था कर दिया गई, जितने सारे राज्य या प्रांत हैं इनका अलग बजट बनेगा और केंद्र सरकार अपना अलग बजट बनाएगी। वर्तमान में भी यही व्यवस्था है। केंद्र सरकार मोदी जी अपना अलग बजट बनाते हैं और राज्य सरकार सभी अपना अपना अलग बजट बनाते हैं। नीतीश कुमार का अपना अलग होगा, यूपी का अलग होगा, बंगाल का अलग होगा, सब अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था की शुरुआत 1919 का दी, ठीक है। तो ये था पूरा आपको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला कौन आएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक, क्योंकि इसी से आगे आज़ादी के बाद भी पूरे भारत को रूल किया जाएगा। यह अधिनियम एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थीं, ठीक है। आगे समझेंगे आप आर्टिकल क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, ठीक है। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसके द्वारा 11 ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। अब ये क्या माजरा भाई, देखो ये पूरा भारत का मानचित्र है, ठीक है। अब भारत के मानचित्र पे दो प्रकार के, एक जहाँ पे ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, मतलब जहाँ पे उनकी शासन व्यवस्था अप्लाई थी, ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 इलाके पे ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जहाँ पे पूरी तरह से ब्रिटेन की सत्ता स्थापित थी। इसको इन्होंने टोटल 11 प्रांतों में बांट रखा था, 11 राज्यों में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे बम्बई है, यहाँ पे मद्रास है, नॉर्थ ईस्ट प्रांत है। तो ऐसे करके 11 प्रांतों में इन्होंने बांट दिया था। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग देशी रियासत थे, बीच बीच में कुछ देशी रियासत थे यहाँ पे, जैसे हैदराबाद देशी रियासत था। तो देशी रियासत कौन थे? ये देश अपने देश के राजा महाराजा हुआ करते थे, पूरी तरह से ब्रिटिश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे ब्रिटेन का शासन था। इन लोगों की कोई अपनी सेना वोना नहीं थी, ब्रिटिश के सेना से कभी जरूरत पड़ता था तो हेल्प लेते थे, अपना टैक्स वगैरह वसूल के अपने जनता के लिए काम वाम करते थे, ठीक ठाक इनका भी जीवन चल रहा था, ठीक है। तो ये कुछ देशी रियासत थे। तो 1935 का अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि इन 11 प्रांतों और सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए, यूनियन या एक संघ बनाया जाए। मतलब पूरे भारत को इकट्ठा कर एक भारत राष्ट्र या भारत देश का एक प्रतिरूप देने का प्रयास किया जा रहा था, पूरा एक कंबाइन एक पूरा भारत बनाने का प्रयास किया जा रहा था।
लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रांतों को संघ में शामिल होना तो अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। अभी संघ में शामिल होने के लिए सभी प्रांतों के लिए अनिवार्य था कि इनको संघ में शामिल होना ही है, लेकिन देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था, मतलब इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो संघ में शामिल होंगे कि नहीं शामिल। ठीक है, तो ये संघ में शामिल हुए नहीं। ठीक है, इसलिए संघ बनाने की जो मतलब ये प्रस्ताव रखा गया था ये कुछ सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे देशी रियासत संघ में शामिल नहीं हुए, विवाद हो गया थोड़ा बहुत, तो ये नहीं बना। इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया। अभी पीछे पड़े थे ना आरक्षित और हस्तांतरित विषय, तो वहां से ये व्यवस्था खत्म कर दिया गया। स्टेट को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लगभग कर दिया गया। फिर स्टेट में चुनाव हुआ, ये अब सब हिस्ट्री का बात है कि कैसे चुनाव हुआ और क्या प्रक्रिया हुई। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वहां से द्वैत शासन को खत्म कर दिया। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, जबकि केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। मतलब केंद्र में जो विषय है उसको दो भागों में बांट दिया गया। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935। ठीक है, इसके द्वारा प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ किस अधिनियम के माध्यम से? अभी न पढ़े जो पीछे वाला, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1919, मंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो था इसका गठन हुआ कब से? 1935। सभी राज्य सरकार का अपना अपना लोक सेवा आयोग होगा, जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई 1935 से। तो बीपीएससी, यूपीपीसीएससी जितने सारे लोक सेवा आयोग बनी हुई हैं ये सब 1935 का अधिनियम से सेटअप की गई थी उस टाइम। वर्तमान में तो भारत के संविधान से है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मारिश वेहर थे। संघीय न्यायालय क्या है भाई? 1774 में बताए थे एक सुप्रीम कोर्ट बना था। कहाँ पे? कलकत्ता। फिर 1861 के एक्ट में पढ़े थे 3 हाई कोर्ट बना था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। 1937 में, अब पीछे बताए थे कि कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था वो सिर्फ कलकत्ता का ही मुद्दा, बंगाल का ही मुद्दा सुन सकता था। अब 1937 में एक संघीय न्यायालय बनाया गया, जिसका पकड़ पूरे भारत पे जहां जहां पे ब्रिटिश का साम्राज्य है वहां वहां पे था। सपोज कर लीजिए कि वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जिसके जुरिडिक्शन एरिया में पूरा भारत क्षेत्र आता है, वैसे ही अभी के सुप्रीम कोर्ट उस समय का क्या है? संघीय न्यायालय। ठीक है, तो यही चलकर आगे भारत का सुप्रीम कोर्ट बनेगा। आगे जब सर्वोच्च न्यायालय वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे तब वहां से 1937 में जो संघीय न्यायालय है वही आगे चलकर भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट के रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस वेहर। 1937 में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया है। कितने लोगों को बर्मा पता है? हाथ उठाओ पहले। ठीक है, तुमको पता है? खड़ा होकर बताओ। बर्मा हाथ उठाया था ना, तो गलती से हाथ उठा दिया। यही तो नहीं करना है। तो नहीं पता था तो काहे हाथ उठा दिया? ठीक है, कोई नहीं, तुम बताओ। हाथ उठाया था? कहाँ है बर्मा? म्यांमार में। म्यांमार को ही बर्मा पहले बोला जाता था। ठीक है भाई, ठीक है। नाम भारत है, भारत के मैप से इधर जाएंगे तो एक कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार, उसी को पहले बर्मा। तो वहां पे भी पहले अंग्रेजों का अधिकार था। कुछ दिन और रहते तो भी भारत का हिस्सा होता, मतलब कुछ दिन और अपने साथ ही रहते। लेकिन 1935 में इस बर्मा को भारत से क्या कर दिया? पृथक कर दिया। तो बर्मा या फिर आगे चलकर म्यांमार अपना एक अलग कंट्री बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था सब 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, एक बात दिमाग में रखना कि एक संघ बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। दूसरा बात दिमाग में रखना कि प्रांतों से द्वैत शासन खत्म करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से हुई। प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और बर्मा को यहां से पृथक किया। ठीक है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937। अब भारतीय 47
ठीक है। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ। 18 जुलाई को यह पारित हो गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। का 2 पॉइंट बस दिमाग में रखना है। तो दिमाग में रखना है कि यह पारित कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव लाया गया था, 4 जुलाई 1947 को। दोनों डेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको 2 बार हाईलाइट करके हम बताएं। इधर ध्यान दो जी, कहाँ देख रही? ठीक है। इसके तहत भारत में ब्रिटिश राज की क्या हो गया? समाप्त कर दिया। स्थापना इसका कब हुआ था? ब्रिटिश क्राउन का 1858 के एक्ट के बाद से समाप्त करके भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ठीक है। तो भारत को स्वतंत्र करने के लिए भी ब्रिटिश ने अपने यहां से पहले को पार्लियामेंट से कानून पारित किया कि हम आपको क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र। ये दबदबा था किसका? ब्रिटिश। ठीक है। तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, क्राउन का शासन भारत से क्या हो गया? खत्म। क्योंकि इस अधिनियम में लिखा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र बन जाएंगे, जहां से क्राउन का शासन खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो फिर वाइसराय का पद क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन गवर्नर जनरल था जो आगे भारत के नए राष्ट्रपति के बनने तक वो क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये था पूरा भारत का संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब एक चीज इसमें हमको बताना है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है। तो ठीक है, तो वो एक समझिए कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र पहली बार कब लाया गया था? 1900